सर। नमस्कार भैया। मेरे को नहीं चाहिए, उधर दो। कहाँ देना? ऐनक का है। सर ये आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की ये जो पत्रकार वार्ता हमने रखी है, 27 और 28 जनवरी को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन की रही। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस थी, 2 विषयों के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा विशेष तौर पर जो रही, उसमें सबसे पहले था कि हाउ टू मेक द कमेटी सिस्टम मोर पर्पसफुल एंड इफेक्टिव, और दूसरा विषय था स्ट्रेंथनिंग पीपल्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन and decorum in parliament and the legislatures of states union territories। ये 2 विषयों के ऊपर स्ट्रेंथनिंग पीपल्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो था कि नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इन 2 विषयों के ऊपर 27 और 28 तारीख को चर्चा हुई थी। इसमें इस कॉन्फ्रेंस को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया, और उसके साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अन्य जो भी महाराष्ट्र के अधिकारी थे, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर जी, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जो अध्यक्षता थी इस सारे कॉन्फ्रेंस की, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी के द्वारा की गई थी। तो इसमें सभी स्टेट्स ने अपने अपने व्यूज़ रखे। मैंने भी अपनी तरफ से जो हमारे व्यूज़ थे कि कैसे कमेटीज़ को और इफ़ेक्टिव किया जा सकता है, जो हमने यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं, जैसे कमेटीज़ की फंक्शनिंग को लेकर के कमेटीज़ जो स्टडी टूर पर जाती हैं, वो स्टडी टूर पर जाने से पहले जिस राज्य में जाना है वहाँ की परमिशन हो, वहाँ के जो माननीय अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे चर्चा हो, या कमेटी जो जा रही है उसके चेयरमैन से चर्चा हो। वहाँ पर जाने का पर्पज़ यही कि हमने वहाँ की फंक्शनिंग को स्टडी करके आना है। अक्सर पहले क्या होता था कि कमेटी चली जाती थी, वहाँ कोई एंटरटेन भी नहीं करता था, इसलिए हमने कहा कि पहले परमिशन लेकर के फिर वहाँ जाना है। फिर दूसरा, आने के बाद वहाँ क्या कार्रवाई हुई है, क्या वहाँ से हमने बातचीत की है, क्या हमें रिज़ल्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में वो कमेटी को देना है। तो बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने
इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे यहाँ ऐसा अभी सिस्टम नहीं है। तो उसको लेकर के दूसरा, कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि कमेटी इज़ ए मिनी हाउस, these committees are constituted by the house on the recommendation of the house, स्पीकर को ऑथराइज करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करें, जिसका मकसद मतलब ये है कि जो हाउस जैसी गरिमा इन कमेटियों की भी बनी रहे। उसको लेकर के कई बार जो अधिकारी इसको हल्के में लेते हैं, या जो इसकी कार्रवाई है, जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशन के ऊपर कार्य नहीं करते। तो हमने कहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस समिति करेगी उसके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, और जो भी अधिकारी कमेटी की रिकमेंडेशंस को लाइटली लेंगे या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको प्रोटोकॉल कमेटी या प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुलाया जा सकता है। क्योंकि ये अगर कमेटी की अवमानना है तो ये हाउस की अवमानना है, मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत सारे सुझाव कमेटीज़ को लेकर के लोगों के आए थे कि इनको लीगली, या जैसे कुछ राज्यों का सुझाव था कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी होनी चाहिए, उनके ऊपर लागू करना। सुझाव बहुत आए थे, लेकिन उसके पश्चात जो दूसरा था वो था कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, असेंबली में किस प्रकार से डेकोरम मेंटेन किया जाए। इसको लेकर के सभी ने चिंता व्यक्त की कि जो डिसरप्शंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, या कुछ लोगों का सुझाव था कि इनको परसुएशन से, आपसी बातचीत से किस प्रकार से इसको कम किया जाए। क्योंकि लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र का सम्मान, और जो हमारी पार्लियामेंट है या असेंबली है उसका सम्मान होना अति आवश्यक है। तो उसमें भी डिफरेंट व्यूज़ आए। तो वहाँ पर ये सब सुनने के पश्चात 5 वहाँ पर जो रेजोल्यूशंस हैं वो वहाँ पर अडॉप्ट किए गए, जो सर्वसम्मति से 5 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, the below resolutions passed by the presiding officers conference. Resolution number 1 urges Parliament and state unity territory legislatures to review and align rules of procedure and conduct of business, taking into account current realities to enable effective functioning of the legislature bodies in accordance with the letter and spirit of our constitution। के कुछ जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर यदि कई बदलाव करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर अपनी अपनी विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा में या असेंबलीज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। सेकेंड इज एनकरेज पार्लियामेंट स्टेट यूटी लेजिस्लेटर्स टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स एट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी टू फर्दर हेल्प स्ट्रेंथन द वाइब्रेंट एंड एंशिएंट डेमोक्रेटिक ethos ऑफ आवर कंट्री।
ये भी विचार आया था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसका जो लोएस्ट पंचायत, जहाँ सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि ज़रूरत देने की जोर देने की आवश्यकता है, वो है पंचायत। पंचायतों को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लोकल बॉडीज़ को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो वहाँ के लेजिस्लेचर्स हैं वो इफ़ेक्टिव स्टेप लें, ताकि जो आने वाला कल है उसके अंदर जो विधायक चुन कर के आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, वो अच्छी एक ट्रेनिंग के साथ आए और आगे आकर के उनको जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी। थर्ड रेजोल्यूशन वाज रिकमेंड्स legislative bodies in India to adopt and promote emerging technologies including artificial intelligence for improving efficiency, transparency, productivity and engagement with the citizens। ये जो स्टेप हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बढ़ना चाहिए, उसमें हमने काफ़ी समय पहले ही अपनी विधानसभा को ई विधानसभा किया, और वो भी जो दूसरा अभी हम कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जो कंप्यूटराइजेशन का काम है ओल्ड रिकॉर्ड का, जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर ये सजेशन था कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज होने चाहिए, ताकि एक क्लिक से वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकें। इस प्रकार का रेजोल्यूशन वहाँ पर ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ। ये तीसरा रेजोल्यूशन, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लेजिस्लेटिव कमेटीज, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस रिजॉल्व्स टू एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस इन एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी किस प्रकार से और ज़्यादा उसको हम बढ़ा सकें, उसके लिए कमेटीज़ की और स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी जगह के ऊपर कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस और उसके ऊपर ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट वो समय पर ना आने पर क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे उसको और उनको बाइंडिंग कर सकते हैं कि वो जो कमेटी है जिसको हम मिनी हाउस कहते हैं उसकी रिकमेंडेशंस को वो सीरियसली लें। इस प्रकार का वहाँ पर ये चौथा रेजोल्यूशन था। एक पांचवा जो रेजोल्यूशन था, रिजॉल्व्स दैट ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस विल टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन लेजिस्लेटर प्लेटफॉर्म for resource and experience sharing between legislatures and closer public engagements with the citizen। ये जो वन नेशन वन लेजिस्लेटर प्लेटफॉर्म है, लोकसभा स्तर के ऊपर सभी जो हमारी विधानसभाएं हैं लोकसभा से जुड़ें, राज्यसभा से जुड़ें, और कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी असेंबली की, राज्यसभा की, लोकसभा की लेना चाहते हैं, वो एक प्लेटफार्म के ऊपर अवेलेबल हो। इस प्रकार का इनिशिएटिव लोकसभा ले रही है, और सभी को कहा है कि हम सब जब अपनी विधानसभाओं को डिजिटलाइज कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे, तो फिर ये बड़ा आसान हो जाएगा हर विधानसभा के लिए एक दूसरे के विधानसभा की कार्रवाई या जानने के बाद। तो ये जो 5 रेजोल्यूशंस वहाँ पर ये किए हैं, एक वहाँ और मैं आपकी जानकारी के लिए जो एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, वो है जो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के इसको और कैसे स्ट्रिंजेंट किया जा सकता है, इसके अंदर क्या सुधार किए जा सकते हैं। राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। ये सभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर विचार करने के लिए और इसको
और अच्छा करने के लिए, तो वो एक कमेटी का गठन भी वहाँ पर किया गया है। ये हमारी जो 2 दिन की वहाँ पर कार्यवाही थी, उसके अंदर लगभग सभी प्रदेशों के या तो स्पीकर्स या डिप्टी स्पीकर्स या जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जहाँ पर हैं उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और 2 दिन का जो समय रहा तो मैं थॉरो डिस्कशन वहाँ पर आपस के अंदर विचार विमर्श हुआ है। और ये जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ये 84th थी, 84वीं ये कॉन्फ्रेंस थी। पहली कॉन्फ्रेंस 1921 में शिमला में हुई थी, ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। 1921 में पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो शिमला में हुई। ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। आपका कोई प्रश्न कोई इस बारे में? जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, तो क्या कब तक वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, क्या होगा एंटी डिफेक्शन लॉ में? नहीं, देखिए वो कहीं पर जो इसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ को, कोई अगर बीच में कमी है उसको कैसे वो अपने सुझाव देंगे। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो अपनी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आएगी उसके अंदर रिपोर्ट देंगे। तो नेक्स्ट कहाँ होगी सर, ये 85? अभी डिसाइड नहीं, अभी नहीं डिसाइड हुआ। एक ये जो आप कह रहे हैं कि आपस में लिंक्ड होंगी राज्यसभा, लोकसभा, हाँ। असेंबलीज, हाँ जी, तो ये क्या मैकेनिज्म, कैसे ये कोई पोर्टल? ये लोकसभा के अंदर इस प्रकार का एक पोर्टल क्रिएट किया जा रहा है जिसके अंदर सारी विधानसभाएं उसके अंदर लिंक्ड होंगी, ताकि किसी भी विधानसभा की हम कार्रवाई देखना चाह रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उस पोर्टल के माध्यम से वो सारी लोकसभा के साथ लिंक होंगी, हर विधानसभा। इसी तरीके से लोकसभा के साथ राज्यसभा भी होगी। वो जो पोर्टल बन रहा है वो लोकसभा में बन रहा है। तो इसकी भी कोई डेडलाइन है कि कब तक लिंक हो जाएंगे ये आप? अभी तो सभी को उन्होंने कहा है कि पहले सभी, क्योंकि सभी जो विधानसभाएं हैं अभी तक ई विधानसभा नहीं हुई है। जी। सबसे पहले तो सारी विधानसभाओं को ई विधानसभा होना होगा, उसके पश्चात ये प्रोसेस साथ के साथ चलता रहेगा। स्पीकर साहब कितनी रिकमेंडेशन आई थी ये मीटिंग में, और क्या हाउस की सीटिंग को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? ये विचार भी वहाँ पर कई विधानसभाओं के जो माननीय स्पीकर थे वो आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि कम से कम जो सीटिंग्स हैं वो, किसी ने 35 भी कहा, किसी ने 25 भी कहा, और जो शायद वो मद्रास तमिलनाडु की थी जहाँ 60, चेन्नई की जो अपनी विधानसभा है वहाँ 60 सीटिंग्स पर ईयर। तो यहाँ कुछ ऐसी भी विधानसभाएं हैं जहाँ केवल 13 या 12 ही होती हैं। अपना एवरेज क्या है सर? हाँ जी, अपना एवरेज क्या है हरियाणा विधानसभा? अभी हमारा एवरेज 23 या 24 है। बढ़ाने के लिए भी आप कर रहे हो क्या? देखिए, क्योंकि ये हमारे उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार की रिकमेंडेशन जितनी होती है हम उतनी सीटिंग करते हैं। तो लेकिन सब लोगों का ये मत था कि जो भी वहाँ पर विधानसभा के अंदर बिल्स के ऊपर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, कमेटीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ये ऐसा लगभग सभी लोगों का था, पर लेकिन बिकॉज़ ये डिसीज़न तो सरकार करती है कि कितने दिन विधानसभा चलेगी, तो इसलिए उसमें हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि सभी जो सरकारों को हम रिकमेंड करें कि भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटिंग्स हों, चर्चा हो। पंचायती राज और शहरी के अंदर निकाय के लिए क्या सजेशन आए सर? यही था, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनके भी जैसे इनको बुला करके जो वर्किंग ऑफ द पंचायत है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, वो हम अंडर द गाइडेंस ऑफ असेंबली जो विधानसभा के नीचे करें,
इसी प्रकार से जो स्थानीय निकाय हैं उनकी वर्किंग को स्ट्रेंथन करने के लिए या वो ठीक समय पर और कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है अपने अपने उन्होंने सजेशन देने के लिए कहा। स्पीकर साहब, ये असेंबली के अंदर जिस तरीके से ऑनरेबल मिनिस्टर्स द्वारा जो एश्योरेंसेस दी जाती हैं, तो उस एश्योरेंस के बाद यदि कंप्लीट नहीं होती डेडलाइन के अंदर, उसको लेकर क्या कुछ वहाँ पर चर्चा हुई कि ऐसे मामलों के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए वहाँ पर इसके बारे में तो खैर कोई चर्चा ऐसो हुई नहीं, लेकिन पहले ही प्रावधान है हमारे एश्योरेंस कमेटी जो है। अगर एश्योरेंस कमेटी के सामने कोई ऐसा प्रश्न आता है कि कोई भी विधानसभा के अंदर हाउस के अंदर एश्योरेंस दी गई है और वो एश्योरेंस पूरी नहीं हुई है, तो उसके ऊपर कमेटी अपनी संज्ञान ले सकती है, हाउस से या जो मंत्री हैं उनसे पूछ सकती है कि आपने ये एश्योरेंस दी थी उसका पूरा ना होने का कारण क्या है। ये एश्योरेंस कमेटी हमारी जो है उसके पास वो अधिकार है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एश्योरेंस कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन का होता है। स्पीकर साहब, जो अपोजिशन का चेयरमैन है, इसलिए वो पूछ सकते हैं कि कोई भी जो एश्योरेंस है उनकी नहीं पूरी होगी। हाँ जी, कार्य संचालन नियमों की समीक्षा का भी इसमें रिजोल्यूशन है। हाँ तो क्या आप कुछ स्टेप लेंगे इस सिलसिले में? बिल्कुल, हमने ऑलरेडी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है। जो हमारे बाईलॉज हैं, रूल्स हैं, उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं। लगभग 3-4 महीने पहले हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो ऑलरेडी हमने प्रोसेस शुरू किया है। और उसमें ये भी है कुछ जो पुराने नियम बने हुए हैं जो आज ज़रूरत नहीं है, उन नियमों को हटाने का और कई नए नियम बनाने की आवश्यकता है। तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन लगभग तैयार है। अगले 10 दिन के अंदर वो जो हमारी रूल्स कमेटी है, जो हमारे सभी जो हम अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे वो रूल्स कमेटी में जाएगी। तो रूल्स कमेटी में पास होने के बाद फिर वो हाउस के अंदर जाएंगे, तब तो वो रूल्स जो हैं वो उसको बनाएंगे। वो हमारा प्रोसेस ऑलरेडी उन्होंने तो अभी कहा है, हमारा तो ऑलरेडी प्रोसेस ये चल रहा है। ये एक हाउस की डिबेट्स में जो अनपार्लियामेंट वर्ड्स आ जाती है, हाँ, और कई बार हंगामा हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसमें नहीं करना पड़ता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स जो यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ प्रोविजंस पहले हैं। हम किसी भी सदस्य को नेम कर सकते हैं। नेम करने के बाद सदन से कार्रवाई से उसको एक्सपंज तो करते ही हैं जो वर्ड्स हैं। और अगर कुछ ऐसे किसी माननीय विधायक ने गलती की है तो उसको हम सदन से भी बाहर निकालने की बात करते हैं। और उसके लिए एक प्रोविज़न जो है, पहले अभी रूल्स के अंदर कुछ लोकसभा के अंदर ये है कि अगर आपने एक बार नेम कर दिया किसी भी सदस्य को तो वो ऑटोमेटिकली 5 दिन के लिए वो निष्कासित हो जाएगा। ये उसके दोबारा रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोविज़न लोकसभा के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर अभी नहीं है। हम इसको भी एज़ पर जो लोकसभा में जैसे अमेंडमेंट की है, तो हम यहाँ पर भी इसको करने जा रहे हैं। हाँ सर, एक कमेटी बनाई थी पिछले सेशन में, वो प्रिंसिपल छेड़छाड़ मामले में, गीता क्वेश्चन उसमें कुछ हुआ है? अब इसमें रिपोर्ट आएगी ना, इस जो कमेटी जो नेक्स्ट सेशन के अंदर उनकी रिपोर्ट आएगी। उसमें बैठक हो तो हाँ हुई हैं, कई बैठक हुई हैं, 3-4 बैठक हुई हैं मेरे ख्याल में। सर, एक आप पीछे भी जयपुर वगैरह गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपने एक तो वित्तीय सहायता की मांग की थी कि भाई विधानसभा खुद इंडिपेंडेंट रहे फाइनेंशियल मामलों में, तो क्या कुछ उसमें प्रोग्रेस हुई है? क्या सरकार से कुछ बातचीत हुई? अब की बार ये बात भी आई थी कि जो वित्तीय मामलों के अंदर हमने रेजोल्यूशन किया था और उसको जो है सरकारें इम्प्लीमेंट करें, लेकिन सरकार जो है वो कई जगह पर तो 1-2 जगह तो हुआ है। अब पंजाब के अंदर तो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है। वित्तीय सहायता है हाँ जी, पंजाब में? पंजाब में है।
एक अभी राजस्थान में, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था, तो लेकिन वो मुख्यमंत्री चले गए, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं। अपने यहाँ कब हो रही है? हमने भी भेजी हुई है अपनी तरफ से, तो सरकार के पास भेजी हुई है रिकमेंडेशन। एक सर, आपने जो इशू उठाया कि जो स्टडी टूर जाएंगे, हाँ कमेटी जानी है, जो भी टूर जाएंगे उनकी स्टडी रिपोर्ट आए प्रॉपर, हाँ और वो वहाँ जाके वर्किंग करें, तो कैसे इसकी कंप्लायंस कैसे कराएंगे, कब तक क्या होगा? ये हाल ही शुरू हमारे यहाँ तो आ रही है, मतलब 100%? आगे बहुत सारी विधानसभाओं के अंदर नहीं है, लेकिन हमने तो लगभग 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा ही हो गया मेरा ख्याल है, कि सभी विधानसभा की जो कमेटियाँ जाती हैं वो पहले वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के स्पीकर हैं, उनसे बात करके, जो सेक्रेटरी वहाँ के विधानसभा के, उनसे बात करके कि हमारी ये जो कमेटी आ रही है वो वहाँ पर उनके साथ टाइम फिक्स करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये पहले फिक्स करके जाते हैं, पहले नहीं होता था। अरे विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए प्रोसेस चलाया था, उसका कोई अपडेट है? जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा। सर, विधायक नीरज शर्मा ने कपड़े दूसरे डाल रखे हैं। उन्होंने आपको कहा था कि 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो मैं कफन वाले कपड़े डालूंगा। उसके बाद वो 26 जनवरी के कार्यक्रम में फरीदाबाद में नहीं अंदर जाने दिया, एट होम कार्यक्रम पानीपत में था, वहाँ नहीं जाने दिया। उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो एक कमरे में बंद कर दिया, मुश्किल से बचा हूँ, जान बचा के आया हूँ, भूटा साहब ने मेरी जान बचा ली। इस तरीके से वो कह रहे हैं, इस पर आपका कुछ? देखिए, कोई अभी मेरे पास इस प्रकार की कोई लिखित जानकारी तो नहीं आई, समाचार पत्रों के अंदर पढ़ा है मैंने भी, वास्तविकता क्या है इसकी जब तक पूरी जानकारी ना हो कोई कमेंट करना ठीक किसी नहीं। विधायक के साथ ऐसा व्यवहार जैसे वो आरोप लगा रहे हैं? आरोप और सत्यता कई बार अलग अलग हो जाती है, जब तक सत्यता पता नहीं लगे तब तक कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं। सर, आपने कहा कि एश्योरेंस कमेटी के हेड जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं। हाँ, क्या अपोजिशन के लीडर ने जो गिवन टाइमलाइन दी गई थी यूएलबी मिनिस्टर द्वारा 1 महीने का टाइम, कि उनके हल्के के विकास के कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, अब उनको जो पैसे चाहिए उनकी निगम को वो दिए जाएंगे? एश्योरेंस कमेटी के हेड ने क्या ये सवाल लिखित में आपसे पूछा या किसी तरीके की जानकारी मांगी कि 1 महीने के अंदर जो है वो काम नहीं हुए नीरज शर्मा के हल्के? नहीं, वो नीरज शर्मा अगर एश्योरेंस कमेटी को लिख करके देंगे तभी वो आगे जाके एश्योरेंस कमेटी उनसे, जो मंत्री हैं या जिसने भी एश्योरेंस दी है, उनसे वो उसके बारे में पता करेंगे कि आपने इस विधानसभा के इस आवर के अंदर आपने ये एश्योरेंस दी थी, उसके क्या परिणाम हुए, अभी तक पूरा हुआ नहीं हुआ या किस स्टेज पर है। वो एश्योरेंस कमेटी का चेयरमैन उनको लेटर लिख करके पूछेगा। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सर, जिस दिन उन्होंने अपने कपड़े बदले वो एमएलए हॉस्टल में थे, एमएलए हॉस्टल से जब वो निकले उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर कपड़े चेंज करूंगा, तो उनको जाने ही नहीं दिया, पुलिस ने वहां पे एमएलए हॉस्टल में ही रोक लिया। आप इसको कितना सही मानते हैं कि एक विधायक को ही जाने नहीं देते? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ हमारे कुछ अधिकार हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। एक विधायक की गौरव और गरिमा विधायक का वो बनी रहे, ये जिम्मेवारी विधायक की भी है। उसके व्यवहार से कहीं किसी प्रकार की एक कोई गलत मैसेज तो नहीं जा रहा, इसका भी हर विधायक को ध्यान रखना चाहिए। ये ठीक है कि अपनी मांग रखने का अधिकार हर विधायक को है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी तरीके हैं वो एक गरिमामय तरीके से रहें तो वो विधायक की गरिमा उससे और बढ़ेगी। तो आप मान रहे हैं सर कि गरिमा के खिलाफ जाके काम करते हैं? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो कपड़े बदलना, कपड़े उतारना, ये किसी विधायक को शोभा नहीं देता। एक सर, पिछले दिनों आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हिस्सेदारी मांगी थी, एफिलिएशन मांगी थी कुछ कॉलेजों को लेकर, पंचकुला और आसपास के, उसका क्या रहा? अभी चल रहा है। देखिए, एक विषय मैंने रखा था, उसके ऊपर चर्चा काफ़ी हुई है, और जब भारत के जो उपराष्ट्रपति जब यहाँ आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने भी इस बात को लेकर के उसमें अपने भाषण के अंदर कहा था कि भी हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और उस के लिए अपने जो होम मिनिस्टर हैं आदरणीय अमित शाह जी,
उन्होंने भी दोनों मुख्यमंत्रियों से कहा था कि बैठ करके इस विषय के ऊपर चर्चा करें। तो कहाँ पहुँची सर वो प्रोसेस, क्या है, कहाँ तक है? ऐसा कि बहुत पुराना विषय है, इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, क्योंकि विषय अगर उसी समय ले लिया जाता जब ये हुआ था। स्पीकर साहब, हाँ जी। स्पीकर साहब, बजट सत्र को लेकर भी आपकी चर्चा भी होगी सरकार से, कब शुरू हो सकता है? आज पता लग जाएगा, आज बैठक जो है मंत्रिमंडल की। नहीं, जो टेंटेटिव तारीख चल रही है, कुछ सूचनाएं चल रही थी सोशल मीडिया में भी कि 16 तारीख को सेशन शुरू होगा, 22 को बजट आ जाएगा। वो तो जब सरकार से आएगा तभी पता लगेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता। वो तो सरकार जो है जी। सर, आपने पिछली बार तो अलग बजट की मांग की थी, विधानसभा के अलग बजट का जो मांग की थी आपने, कि आपकी मांग मुकार हो, तो इसका क्या है? अलग बजट क्या अलग? बोल तो दिया। जो आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। प्रोविजन नहीं पड़ती सरकार हाँ, बजट तो हमारा सैंक्शन होता है, लेकिन ये है कि कुछ फाइनेंशियल पावर्स जो ऑटोनॉमी है वो थोड़ी सी कर्ब की हुई है। कुछ पर अधिकार तो दिए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब को दिए हुए हैं या मेरे पास या जो बाकी अधिकारियों के पास हैं, लेकिन उसको बढ़ाने की या ओवरऑल जो पूरी जो है उसके लिए हमने सरकार से लिखा हुआ है, वो एफडी के पास पेंडिंग पड़ा है, एफडी में है वो। स्पीकर साहब, राज्य गीत को लेकर कमेटी जो बनी है उसका राज्य गीत का अभी आ जाएगा जी, वो कर रहे हैं प्रैक्टिस अपनी। आज मीटिंग, आज 2 बजे बैठक है उनकी। हाँ सर, सुझाव आए कमेटी के, हाँ उन सुझावों को सिर्फ वो कर दिया नहीं, अच्छी बात है। मैं कल हम वहाँ महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र का भी अपना गीत बना हुआ है, और वो जो अपना राष्ट्रीय गीत है उसके बाद फिर महाराष्ट्र का गीत वहाँ पर विधानसभा के अंदर बोलते हैं। उनका तो फिक्स हो गया, मतलब चेंज नहीं होगा, फिक्स ही होगा। हाँ, वो बना हुआ वही है। मराठी में है वो, अगले साल के नहीं, हिंदी में भी है, हिंदी में है। जय जय महाराष्ट्र जय 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 महाराष्ट्र माता। हाँ जी, मराठी में है। मराठी में जय जय महाराष्ट्र माता। हाँ जी, पहली कोई लाइन हिंदी में है, मराठी में चाय आ गई थी, सभी चाय लेके जाएंगे। होगी। अच्छा, ठीक।